वेलकम टू टारगेट टाइम्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन यानी ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन। इसमें क्या होता है कि हम एक ट्यूब, प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसको ओरली और नेजली हम ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं। आपको पता होगा कि जब इंट्यूबेशन किया गया होगा तो फर्स्ट टाइम ओरली किया गया होगा, फिर उसके बाद किसी ने नेजली ट्राई किया होगा। तो फर्स्ट टाइम जिसने ओरल ट्राई किया था वो साइंटिस्ट थे इवान मेजिल, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम नेजली ट्राई किया था वो थे रो बोथान। यानी कि इवान मेजिल ने फर्स्ट टाइम ओरल इंट्यूबेशन किया था, जबकि रो बोथन ने फर्स्ट टाइम नेजल के थ्रू इंट्यूबेट किया था। इसके बाद आता है कि ट्यूब जो होती है वो हमारी एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होती है, ये क्या होती है कि कर्व ट्यूब होती है। कर्व क्यों होती है? क्योंकि कर्व जो होगी वो ओरल और ट्रैकिया के बीच में इजीली मतलब एडजस्ट हो जाएगी, फ्लेक्सिबल होती है, कर्व होगी। दूसरा क्या होता है कि ये ट्यूब ना प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक की मेड होती है, प्लास्टिक की। और प्लास्टिक के होने के इसके बहुत सारे फायदे हैं कि प्लास्टिक की क्यों होती है। तो प्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि ये एक तो इजीली डिस्पोजेबल होती है, यानी कि हम आपने पढ़ा होगा और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जो BMW होता है तो उसमें हमें चीज़ें को डिस्कार्ड करना होता है। तो अगर मेटल की होगी तो मेटल क्या होता है, कॉस्टली होता है। और मेटल की वजह से बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो प्लास्टिक क्या होता है, इजीली डिस्पोजेबल होता है, इजीली डिस्पोजेबल होता है। सेकेंड वन, ये क्या होता है, हाइपो एलर्जिक होता है, हाइपो एलर्जिक होता है। यानी कि हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। और क्या होता है कि इसकी एलर्जी, प्लास्टिक से एलर्जी कम होती है बजाय मेटल के। तीसरा ये होता है ट्रांसपेरेंट। इसके ट्रांसपेरेंट होने से क्या होता है कि अगर ट्रांसपेरेंट ट्यूब होगी तो वो इजीली विजुअलाइज होगी, और कि उसके अंदर अगर ब्लॉकेज होगा या फिर अगर कुछ उसके अंदर सिक्रेशंस होंगे तो हम उनको इजीली सकआउट कर लेंगे, उनका सक्शन करके उनको बाहर निकाल लेंगे ताकि ट्यूब क्या हो, ब्लॉक ना हो और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। और क्या होती है वो तीसरी, और नेक्स्ट एडजस्टेबल होती है। अब एडजस्टेबल कैसे होगी, अगर हम मेटल की ट्यूब यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, हमारे ओरल से और ट्रैकिया के बाद अगर एक बार हमने जिस शेप में वो ट्यूब होगी उसी शेप में मेंटेन रहेगी। लेकिन ये क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन ये ट्यूब एडजस्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, ट्रैकियल ईटी ट्यूब जो होती है वो कर्व होती है, प्लास्टिक की होती है। और प्लास्टिक की होने के रीजन क्या है कि इजीली हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं, लेस कॉस्टली होती है, हाइपो एलर्जिक होती है यानी कि उसकी वजह से इन्फेक्शन और एलर्जी के चांसेस कम होते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है जिसकी वजह से वो इजीली क्या होती है, विजुअलाइज होती है, और एडजस्टेबल होती है यानी कि वो हमारे ट्रैकियल और ईसोफेजियल रूट के अंदर वो क्या हो जाती है, यानी कि एंडोट्रैकियल रूट में वो इजीली एडजस्ट हो जाती है। तो ये था हमारा कि ईटी ट्यूब जो होती है वो कर्व और प्लास्टिक क्यों होती है। अब हम बात करते हैं कि एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होती है उसके कितने कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि एंडोट्रैकियल ईटी ट्यूब जो होती है वो हमारी दिखती कैसी है। तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब, यानी कि पार्ट्स की बात करते हैं। तो एक ट्यूब जो होती है, ईटी ट्यूब जो होती है, हम उसको क्या करते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट वन पार्ट जो होता है वो प्रोक्सिमल पार्ट होता है। ये जो हमारा पार्ट जो दिखता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट। और ये पार्ट जो होगा ये पार्ट होता है प्रोक्सिमल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट और ये डिस्टल पार्ट। प्रोक्सिमल पार्ट में जो ये कनेक्टर होता है इसका डायमीटर होता है 15 mm का, और ये हमारा होता है सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट में रेडियो ओपेक लाइन होती है, एक ब्लैक लाइन होती है। तो पार्ट्स में पहला है प्रोक्सिमल पार्ट। और प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या होगा, प्रोक्सिमल पार्ट में होगा। और ये पार्ट जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, वेंटी सर्किट से। वेंटी सर्किट वो जो वेंटिलेटर से कनेक्टेड होता है। बियान सर्किट से, बियान सर्किट आपने देखा होगा जिसके ऊपर एक बैलून लगा होता है। और तीसरा एम्बू बैग से, जब टेम्परेरी पेशेंट को हम इंट्यूबेट कर देते हैं और उसको वार्ड तक या आईसीयू तक शिफ्ट करने के लिए हम एक बैलून टाइप का जो होता है एम्बू बैग उसका यूज़ करते हैं, और उसको जिससे कनेक्ट करते हैं वो होता है हमारा प्रोक्सिमल पार्ट। और प्रोक्सिमल पार्ट में जो कनेक्टर होता है इसका डायमीटर होता है 15 mm का। उसके बाद सेकेंड जो आता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट जो होता है यहां से, और ये जो बैलून दिख रहा है बैलून तक का पार्ट जो होगा वो सेंट्रल पार्ट में आएगा। इसमें क्या होता है, इसके अंदर मिलती है एक तो फर्स्ट वन रेडियो ओपेक लाइन, रेडियो ओपेक लाइन। और ये लाइन कहाँ है, ये इसके सेंटर में सिचुएटेड होती है। और ये किस काम आती है, ये जब हम पेशेंट को एंडोट्रैकियल ट्यूब लगाते हैं, ईटी ट्यूब लगाते हैं, तो उस टाइम पेशेंट को जब हमने ट्यूब इंसर्ट की तो ये एक्सरे के थ्रू विजुअलाइज की जाती है। ये ट्यूब की एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। सेकंड वन होती है ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन।
और ये ब्लैक लाइन होती है वो ये है। तो ये क्या करती है, वोकल कॉर्ड असिस्टेंट होती है, कि जो ट्यूब को इंसर्ट कर रहा है या जो डॉक्टर हो या नर्स हो जो इंट्यूबेट कर रही है उसको ये वोकल कॉर्ड को असिस्ट गाइड करने में हेल्प करता है। यानी वोकल कॉर्ड गाइड असिस्टेंट होता है जो क्या करता है कि जब हम ट्यूब लगा रहे हैं और ये वोकल कॉर्ड से नीचे चला जाता है तब हमें इंडिकेट होता है कि हाँ ट्यूब जो होती है वो ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। तो ये होता है वोकल कॉर्ड असिस्टेंट। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक पायलट बैलून भी होता है और ये क्या काम आता है, इस कफ जो होता है, ये जो बैलून जो होता है, ये कफ जो होता है उसको इन्फ्लेट करने के काम आता है। तो ये था हमारा प्रोक्सिमल पार्ट, ये हमारा सेंट्रल पार्ट। और इसके बाद हम तीसरे जो नंबर पे आता है वो होता है डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट, डिस्टल पार्ट में क्या होता है, डिस्टल पार्ट में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब लेटरली स्मॉल स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। और ये पोर्स क्या करते हैं, जब ये हमारा सेंट्रल होल जो होता है कभी अगर ब्लॉकेज हो जाए या इसके अंदर स्पुटम सिक्रेशंस या कोई अदर किसी भी वजह से किसी भी रीजन से ब्लॉक हो जाए तो ये जो होल होते हैं जिनको हम मर्फी आई बोलते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, वेंटिलेशन होता है, इनके थ्रू एयर एक्सचेंज हो जाती है। तो ये होता है हमारा डिस्टल पार्ट और इसके अंदर क्या पाई जाती है, मर्फी आई। तो ये थे हमारे एक एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट। प्रोक्सिमल पार्ट जिस पे कनेक्टर लगा होता है, सेंट्रल पार्ट जिसमें रेडियोपेक लाइन ब्लैक लाइन पाई जाती है और डिस्टल पार्ट जिसमें मर्फी आइज प्रेजेंट होती है। तो ये थे हमारे एक ट्यूब के पार्ट्स। अब आता है कि ट्यूब जो होती है हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो कितने टाइप की होती है। तो जनरली हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कि दो टाइप की ट्यूब देखने को मिलती है। एक ट्यूब वो होती है जिनमें ये कफ प्रेजेंट होता है, यानी कि कफ प्रेजेंट होगा। दूसरे सेकंड टाइप जो होता है जिनके अंदर ये कफ प्रेजेंट नहीं होता। तो बात करते हैं ट्यूब की कि ट्यूब कितने टाइप की होगी। तो ट्यूब के टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ईटी ट्यूब। यानी ईटी ट्यूब के टाइप की हम बात करें तो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन कफ्ड ईटी, कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब में क्या होता है, एक कफ प्रेजेंट होता है जिसको हम पायलट बैलून की हेल्प से इन्फ्लेट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो कफ बैलून जो होता है या जो कफ जो होता है इसको एक लिमिट प्रेशर तक ही हम इन्फ्लेट करते हैं और वो प्रेशर कितना होता है, लेस देन 30। यानी कि इसको हम इसमें क्या होता है, बैलून या कफ प्रेजेंट होता है और इसको हम किसके थ्रू इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेटेड बाय पायलट बैलून। यानी कि एक इसमें क्या होता है कि जो ये हमारी ईटी ट्यूब थी, इसके अंदर क्या होगा कि एक यहां से ये हमारा बैलून था तो इसमें साइड में एक पोर्ट होता है। ये पोर्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं पायलट बैलून, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस कफ बैलून को हम इन्फ्लेट करते हैं। और हम इन्फ्लेट कर देंगे तो वो किसके थ्रू से, किसकी हेल्प से, पायलट बैलून की हेल्प से। अब इसमें जो प्रेशर होता है कि प्रेशर कितना होता है, तो वो प्रेशर होता है लेस देन 30 mm ऑफ Hg, लेस देन 30 mm ऑफ Hg प्रेशर हम इसके अंदर रखते हैं। और कितनी ml एयर की रिक्वायर होती है इस प्रेशर के लिए, 5 to 10 ml ऑफ एयर। यानी कि हवा की कितनी रिक्वायर होगी, 5 to 10 ml। 5 to 10 ml एयर क्या होती है, हमें रिक्वायर होती है किसके लिए, इस कफ को इन्फ्लेट करने के लिए। और कितना प्रेशर होता है उसमें, लेस देन 30 mm ऑफ Hg। तो ये था। अब ये होता है कि ये जो कफ ईटी होती है इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या है, कि हमें कफ की जरूरत क्यों पड़ी। कफ एक स्पेशल रीजन के लिए कफ बनाया गया होगा। और कफ क्या होता है, एक तो प्रिवेंट एस्पिरेशन, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी सिक्रेशंस होंगे ये क्या करता है, उनको एस्पिरेट होने से बचाता है। दूसरा क्या करता है, प्रिवेंट लीकेज, यानी हम जितने एफिशिएंसी के साथ एयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये जो हम एयर इंसर्ट कर रहे हैं ये क्या करेगा, उतनी एफिशिएंसी के साथ एयर को लंग्स में और एल्विलाइज के अंदर जाने देगा। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट होने से रोकेगा। तो पहला क्या होगा, प्रिवेंट एस्पिरेशन। दूसरा क्या होगा, प्रिवेंट लीकेज। और तीसरा क्या होता है, हेल्प इन फिक्सेशन, हेल्प इन फिक्सेशन। और ये ट्यूब को क्या करता है, फिक्स करने में हेल्प करता है। कि जो ट्यूब होती है वो जैसे ही वोकल कॉर्ड के नीचे चली जाएगी तो ये बैलून इन्फ्लेट करेंगे तो ये कुछ रेजिस्टेंस मान के ये ट्यूब क्या रहती है वहाँ पे फिक्स रहती है और बाहर आने में
मतलब इनकैपेबल हो जाती है, आ जाएगी लेकिन इतना उसको थोड़ा हल्का सा फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होगा, एक तो एस्पिरेशन से रोकेगी, एस्पिरेशन से रोकेगी तो क्या होगा, पेशेंट को VAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया से प्रिवेंट करेगी। लीकेज से रोकेगी तो उसको क्या होगा, हाई एफिशिएंसी की ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। तीसरा, अगर वो ट्यूब को फिक्स रखेगा ताकि क्या होगा, बार बार डिसलोकेशन और अनवांटेड जो ट्यूब डिसलोकेट हो जाती है उससे प्रिवेंट होगी। अब था कि कफ्ड ET ट्यूब में एक तो बैलून प्रेजेंट होता है, और क्यों होता है, इसको किससे हम इन्फ्लेट करते हैं बैलून को, पायलट बैलून से। लेस देन 30 mm ऑफ हैज उसके अंदर प्रेशर होता है, और 5 to 10 ml एयर हमें रिक्वायर होती है। एस्पिरेशन से प्रिवेंट करती है, लीकेज से प्रिवेंट करती है, और क्या होता है, ट्यूब को फिक्स करके रखती है। अब आता है कि ये जो ट्यूब होती है किसके अंदर यूज की जाती है, अडल्ट के अंदर। हम इस ट्यूब को यूज करते हैं अडल्ट के अंदर, जबकि जो अनकफ्ड ET ट्यूब होती है उसको हम यूज करते हैं चिल्ड्रंस के अंदर। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रंस का जो सबग्लोटिक एयरवे होता है वो नैरो होता है। तो हम बात करेंगे अब अनकफ्ड ET ट्यूब की। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं वो है अनकफ्ड ET ट्यूब। अनकफ्ड ET ट्यूब, ये ट्यूब जो होती है हम बच्चों के अंदर इसको यूज करते हैं, यूज इन चिल्ड्रंस। अब इसके अंदर बच्चों के अंदर इसको यूज करने का फायदा क्या है, बच्चों का जो सबग्लोटिक एयरवे होता है, सबग्लोटिक एयरवे वो क्या होगा, नैरो होगा। यानी बच्चों के अंदर यूज कर रहे हैं, और यूज करने का रीजन क्या है कि सबग्लोटिक एयरवे नैरो है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये उस इसोफेगस और ट्रैकिया को कि ब्लड वेसल्स को क्या नहीं करेगी, कंप्रोमाइज नहीं करेगी, और कंप्रोमाइज नहीं करेगी तो क्या होगा, वहाँ का ब्लड फ्लो बना रहेगा और ये ट्यूब इजीली वर्क करेगी। तो ये कौन टाइप्स क्या हो गए इसके ET ट्यूब के। फर्स्ट वन क्या था, कफ्ड ET ट्यूब, जिसके अंदर बैलून होता है या कफ होता है जिसको हम इन्फ्लेट करते हैं, 30 mm ऑफ HG तक हम उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं। 5 to 10 ml एयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है कि जो ट्यूब होती है उस ट्यूब की साइज क्या होती है, मतलब कितनी साइज की ट्यूब होती है। बात करते हैं साइज की, कि साइज ऑफ ET ट्यूब। साइज ऑफ ET ट्यूब, कितनी साइज की ET ट्यूब होती है, यानी कि छोटे बच्चे होंगे तो छोटी ET ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, अगर बड़े अडल्ट होंगे तो उनको बड़ी ET ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो कितनी एक साइज होती है, मतलब एक क्या स्टैंडर्ड साइज है जो फिक्स की गई है कि इतनी ट्यूब की साइज, इतनी साइज की ट्यूब इसके लिए यूज की जाती है। तो हम बात करते हैं कि एक अडल्ट के लिए, सबसे पहले बात करेंगे अडल्ट मेल के लिए। अडल्ट मेल, अडल्ट मेल की में कितने साइज की, 8 to 8.5 mm की। ये जो साइज होती है ये हम एक अडल्ट मेल के लिए यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली ये यूज करते हैं। और सेकंड वो आता है कि अडल्ट फीमेल के लिए, अडल्ट फीमेल के लिए यूज करते हैं 7 to 7.5 mm की। यानी कि ये हो गई मेल और फीमेल के लिए, कि मेल के अंदर कितनी 8 to 8.5 और फीमेल के अंदर 7 to 7.5। और ट्यूब किस में आती है, mm में। याद रखना ट्यूब mm में होती है, अगर एग्जाम में दिया हो कि सेंटीमीटर में और mm में, उसको नोटिस करना कि अगर सेंटीमीटर में है तो रॉन्ग हो जाएगा, और mm में है तो आप ये टिक लगा के आओगे। थर्ड वन होता है कि चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके अंदर कितनी साइज की यूज करते हैं। सबसे मिनिमम साइज जो होती है ट्यूब के अंदर, मिनिमम साइज की जो ट्यूब होती है वो होती है 2.5 mm की, और मैक्सिमम जो साइज होती है, मैक्सिमम साइज वो होती है 10.5 mm। यानी कि मिनिमम ट्यूब की साइज कितनी है 2.5 mm, और मैक्सिमम साइज की कितनी है 10.5 mm की। तो चिल्ड्रन के अंदर कहाँ से यूज करेंगे, अगर प्री टर्म है, प्री टर्म चाइल्ड है तो उसको हम यूज करेंगे 2.5 mm की। अगर बच्चा 0 से 6 मंथ का है तो हम उसको यूज करेंगे 3 mm की, और अगर बच्चा 6 मंथ से 1 ईयर का है तो हम उसका यूज करेंगे 3.5 mm की। यानी कि ये तो डेटा हो गया कि जब बच्चे 1 साल तक के हों, यानी कि जब बच्चा प्री टर्म है तो हम उसको यूज करेंगे 2.5 mm की। अगर बच्चा 0 से 6 मंथ का है तो उसके 3 mm की। अब बात करते हैं 6 मंथ से और 1 साल का बच्चा है तो उसको 3.5 mm की। अब बात करेंगे कि अगर बेबी 1 साल से 1 ईयर टू 6 ईयर का है, 1 साल से 6 साल का है, तो उसको हम कितनी ट्यूब यूज करेंगे, तो हम उसकी लिखेंगे एज
और एज किस में लिखेंगे, ईयर में, अपॉन 3, और उसको उसमें कितना ऐड कर देंगे, 3.5 mm। यानी कि अगर बेबी इस एज का है, किस एज का, 1 साल से 6 साल का है, तो उसकी एज अपॉन 3 प्लस में 3.5 mm। ठीक है। अगर बेबी मोर देन 6 ईयर है, मोर देन 6 ईयर है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे एज किसमें, ईयर के अंदर, अपॉन 4 प्लस में 4.5 mm। यानी हम उसमें क्या यूज करेंगे, ये इस नंबर की ट्यूब यूज करेंगे। यानी कि प्री टर्म में तो हो गई 2.5 सेंटीमीटर, 0 से 6 मंथ वाले में 3 mm की, 6 मंथ से 1 साल के में 3.5 mm की, उसके बाद में एज अपॉन 3 प्लस 3.5, और किसके लिए, 1 साल से 6 साल का बच्चा। और अगर 6 साल से ज़्यादा का है तो उसमें यूज करेंगे एज ईयर के अंदर 4.5 mm की अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा 6 ईयर से ज़्यादा के बच्चों के लिए। अब आता है कि मिनिमम साइज की ट्यूब कितनी होती है, 2.5 mm, और मैक्सिमम साइज कितनी होती है, 10.5। अब आएगा कि इस ट्यूब को इंसर्ट कितनी करें, यानी कि ट्यूब को इंसर्ट भी करना जरूरी है। और ट्यूब इंसर्शन कितनी करेंगे, जितनी साइज ट्यूब की हमारे को मिलती है, या हमारे पास जितने साइज की ट्यूब है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, उसके 3 मल्टीप्लाई में, यानी कि अगर हमारे पास 8 mm की ट्यूब है तो हम उसको 24 सेंटीमीटर तक उसको हम फिक्स कर सकते हैं। और अगर 5 नंबर की है तो उसको 15 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। अब बात करते हैं कि कितना ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट ऑफ ईटी ट्यूब, इंसर्ट ऑफ ईटी ट्यूब, यानी कि हम कितना ईटी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे ट्रैकिया के अंदर। तो ये सबसे पहले हमारे लिए जरूरी होता है। तो क्या करेंगे हम, इससे पहले बात करने से पहले मैं बता दूं कि ईटी ट्यूब जो होती है हम उसको कभी भी कैरिना के टच नहीं करवाते। यानी कि हम कितना करेंगे, अबव 1 to 2 सेंटीमीटर अबव कैरिना, और 2 to 2.5 सेंटीमीटर बिलो द वोकल कॉर्ड। तो ऑलवेज भी रिमेंबर दैट कि एक कैरिना जो होता है, उस कैरिना से हम क्या करेंगे, 1-2 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे, और जो 2 से 2.5 सेंटीमीटर उसको क्या करेंगे, हम वोकल कॉर्ड से नीचे रखेंगे। यानी कि वोकल कॉर्ड के नीचे और कैरिना से ऊपर। तो ट्रैकिया के मिड पॉइंट में या लोअर मिड के अंदर ये क्या होगी, ट्यूब सिचुएटेड होगी या लोकेटेड होगी। अब आता है कि इंसर्ट ऑफ ट्यूब, ईटी ट्यूब, कि ईटी ट्यूब को हम कितना इंसर्ट करें। तो बात करते हैं अडल्ट, एक तो मेल और एक फीमेल की। अडल्ट मेल और फीमेल में हम क्या करते हैं, अडल्ट मेल के अंदर तो हम इसको इंसर्ट करेंगे 23 सेंटीमीटर, और फीमेल के अंदर करेंगे 21 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारे अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल का। अगर अब हमारे पास बच्चा आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर बच्चा लेस देन 40 ईयर का हो, यानी कि बच्चा अगर हमारे पास क्या हो, लेस देन 14 ईयर का हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसकी एज जो होगी, एज ईयर के अंदर प्लस में 2 प्लस में 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारी होगी उस बच्चे के लिए। यानी कि बच्चा, अगर बच्चे की एज अपॉन 2 और उसमें कितना ऐड कर देंगे, 12 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें कि अगर बच्चा 1 साल से छोटा हो, तो कि अगर बेबी लेस देन 1 ईयर हो, तो हम क्या करेंगे, बेबी का वेट लिखेंगे, वेट इन केजी अपॉन 2 प्लस में 8 सेंटीमीटर। यानी कि अगर बेबी लेस देन 14 ईयर है तो एज अपॉन 2 प्लस में 12 सेंटीमीटर। वेट अगर बच्चा 1 साल से छोटा है, यानी कि इन्फेंट है, तो वेट किलोग्राम में प्लस में 2 अपॉन 8 सेंटीमीटर, वो प्लस में 8 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होगी, हमारी एग्जैक्ट किसकी लेंथ निकल के आ जाएगी, ईटी ट्यूब की लेंथ निकल के आएगी। तो ये था हमारा कि ईटी ट्यूब को हम कितना इंसर्ट करते हैं। अब अगली बात आती है कि अगर हम ईटी ट्यूब को, हमने ये तो था ओरली इंसर्ट किया है, अब अगर हम ट्यूब को नेजली इंसर्ट करें तो अब जब भी हम उसको नेजल इंसर्ट करेंगे, फोर नेजल, अगर आप उसको नेजल इंसर्ट कर रहे हो तो जितना आपके पास ओरल में आपने इंसर्ट किया है उसमें 3 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए, यानी कि प्लस 3 सेंटीमीटर टू ओरल। आपने ओरल के लिए आप जितना वैल्यू रखते हो उसमें 3 ऐड करके आप उसको नेजल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी किसकी, नेजल से। तो ये था हमारा ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने का। तो यहाँ पे हमारा मोस्टली ईटी एंडोट्रैकियल ट्यूब
कंप्लीट हो गया। अब ये आती है एंड में कि ईटी ट्यूब जो होती है उसको हम स्टरलाइज किससे करते हैं, कि कौन से मेथड से हम इसको स्टरलाइजेशन मेथड फॉर ईटी ट्यूब, यानी कि ईटी ट्यूब को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो भी ट्यूब होती है हम उसके लिए यूज़ करते हैं ETO, यानी कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ETO। ये क्या होती है, एथिलीन ट्राई ऑक्साइड, यानी एथिलीन ट्राई ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं हो तो इसमें हम यूज़ करते हैं 2% ग्लूटाल्डिहाइड का। इसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ETO, एथिलीन ट्राइऑक्साइड और 2% ग्लूटाल्डिहाइड। आपको ईटी ट्यूब के जो भी कंप्लीट नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।